देखो कक्षा 12 के सभी स्टूडेंट आज ध्यान देंगे। परमाणु संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो नया लेसन है, लंबा लेसन है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो परमाणु संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस लेसन में परमाणु के संबंध में जानकारी दी जाएगी। तो परमाणु में तो जानते हैं, कुछ वैज्ञानिकों का मत है अपना। तो प्राचीन काल में दार्शनिकों ने बताया था कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु एटम कहा जाता है। लेकिन सन 1897 ईस्वी में परमाणु के संबंध में वैज्ञानिक जे टॉमसन ने बताया था कि परमाणु एक ठोस गोला होता है सूक्ष्माकार का, जिसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह पर धंसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन उतना ही परमाणु में धन आवेश होता है। सन 1897 ईस्वी में वैज्ञानिक जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया। उन्होंने बताया कि इसमें एक ऋण आवेशित कण है जिसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। उस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है और वह एटम में जगह जगह पर क्या होता है, धंसा होता है। उसका संपूर्ण ऋण आवेश परमाणु में उपस्थित धन आवेश के बराबर होता है, अर्थात परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। उसके बाद सन 1911 ईस्वी में वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार किया और स्वर्ण पत्र पर सोने की बिल्कुल पतली परत पर 20,000 अल्फा कण को भेजा। उन्होंने देखा कि बहुत से, मतलब अधिकांश अल्फा कण सीधे, मतलब 20,000 अल्फा कणों में से अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे चले गए और उनमें से कुछ अल्फा कण वापस लौटे। कुछ न्यून कोण बनाते हुए प्रकीर्णित हुए, कुछ अधिक कोण बनाते हुए प्रकीर्णित हुए, कुछ सीधे वापस चले आए। जिसके आधार पर, प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में कुछ तथ्य दिया, जिसके आधार पर बताया कि परमाणु का भीतर से अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। क्योंकि वो सीधे मतलब जैसे स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण गए अपने मार्ग से बिना विचलित, अधिकांश अल्फा कण पार करके चले गए। कुछ अल्फा कण लौटे, मतलब परमाणु का भीतर से अधिकांश भाग खोखला होता है और उस खोखले भाग के अति सूक्ष्म स्थान में परमाणु का समस्त धनावेश एवं द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो नाभिक जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा कण भी पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो दूर से, जब नाभिक से दूर से गुजरेंगे, मतलब खाली स्थान रहेगा। यदि एटम में हर जगह धनावेश रहता तो एटम से होकर अल्फा कण नहीं गुजरते, सभी के सभी वापस आ जाते। लेकिन अधिकांश अल्फा कण पार कर गए, मतलब परमाणु का भीतर से अधिकांश भाग खोखला है। तो देखो, आज हम परमाणु के आकार की कल्पना करेंगे, साथ ही साथ न्यूक्लियस जो है नाभिक की, हम नाभिक का आकार भी बताएंगे। ध्यान दो, नाभिक के आकार का आकलन। नाभिक के आकार का आकलन, नाभिक के आकार का आकलन, नाभिक के आकार का आकलन। एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ध्यान देना, एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक के आकार का आकलन हम करेंगे। जैसा कि अभी हम बता रहे थे, स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में बताया था कि परमाणु के भीतर का अधिकांश भाग खोखला होता है। उस खोखले भाग के अति सूक्ष्म स्थान में परमाणु का समस्त धनावेश एवं द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं।
तो चक्कर जब लगाते रहते हैं तो चक्कर लगाने से इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी समाप्त होती जाएगी और अंत में इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय पथ की त्रिज्या घटेगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरेगा परमाणु का अस्थायित्व ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। परमाणु का अस्थायित्व समाप्त होगा मतलब परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल असफल रहा और साथ ही साथ रेखीय स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति की व्याख्या करने में भी ये मॉडल स्वीकार नहीं किया गया। तो देखो अब हम बता रहे हैं नाभिक के आकार का आकलन, इसमें हम लेते हैं एक अल्फा कण, ये है अल्फा कण। अल्फा कण पर जानते हैं अल्फा कण नाभिक के पास आएगा प्लस जेड ई जो है एक नाभिक है, नाभिक अति सूक्ष्म आकार होता है नाभिक का, तो इसके पास तो पहुंचेगा, इसके पास पहुंचेगा तो मान लो ये अल्फा कण यहाँ जाएगा तो दूरी केंद्र से जो होगी ये r0 मान लेंगे क्योंकि ये धनावेश अल्फा कण पर +2e का चार्ज होता है। तो दोनों आवेश एक न्यूनतम दूरी पर, ये एटम है Jd और ये अल्फा कण दोनों, ये अल्फा कण इधर आएगा v वेग से, तो इसके जब क्षेत्र में आएगा तो इसकी एनर्जी जो होगी गतिज ऊर्जा घटेगी, घटते घटते न्यूनतम दूरी r0 पर आकर शून्य होगी। वहाँ से फिर क्या होगा, प्रतिकर्षण के कारण ये टोटल इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी और वहीं ये क्षण भर के लिए ठहरेगा। तो केंद्र से जहाँ अल्फा कण आकर रुका है वही दूरी कहलाएगी नाभिक आकार, उतनी ही दूरी में नाभिक जिसमें संपूर्ण धनावेश वह द्रव्यमान रहता है वो r0 है, उसी का मान हमें बताना है। तो देखो अल्फा कण तो हुआ 2e चार्ज वाला धनावेश और जेड का मान कुछ भी होगा, यदि स्वर्ण है वह सोना है तो गोल्ड है तो उसके लिए सोने के लिए जानते हैं z बराबर 79 होता है, समझे। आई का मान जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है, तो 2 इस पर चार्ज है उस पर जेड चार्ज है, तो जेड चार्ज मतलब इन दोनों आवेशों के बीच जानते हैं बल लगेगा, मतलब ये दो आवेशित कण है, दो आवेशों से बना निकाय है r0 पर, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ध्यान देंगे, स्थितिज ऊर्जा U बराबर, स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगा 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपन R बताया गया था, तो Q1 में है +2e और इंटू जेड और अपान r0 इतना जोड़। अब देखो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, वहीं जाकर वो रुकेगा। अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा, अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा नहीं, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है ½ m अल्फा v² अल्फा। तो अल्फा कण का मास होता है, ध्यान देना, या काइनेटिक एनर्जी के बराबर ½ m, तो m का मतलब 6.7 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अल्फा कण का वेग होता है, अल्फा कण का वेग 2.1 × 10⁻⁷ का स्क्वायर करेंगे क्योंकि वो है स्क्वायर। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो यह काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा 1.48 × 10⁻12 ये जूल आएगा। ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया। तो हम अब निकालना चाहेंगे, ध्यान दो, U बराबर K से निकालेंगे। तो r0 का मान देखो, r0 बराबर होगा नाभिक का आकार r0, साइज जो है नाभिक का साइज, न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का साइज जो होगा नाभिक का आकार, तो नाभिक का आकार r0 बराबर 1/4 पाई ε0 k और इंटू यहाँ 2ze का स्क्वायर अपान, देखो ये r0 है तो u यहाँ आ जाएगा, u आएगा तो वहाँ k भी लिख सकते हो, u बराबर k से। तो r0 इक्वल टू इसका मान देखो 1/4 पाई ε0 k का मान 9 × 10⁹ गुणे 2 और z का मान होता है 79, e का मतलब 1.6 × 1.6 गुणे 10⁻⁻19 है, उसका वर्ग है तो 19 दूना 38 और अपान k का मान अभी निकाला गया 1.48 × 10⁻⁻12।
तो देखो माइनस जो 12 है ऊपर जाएगा प्लस 12 होगा, तो 12 और 9 हो जाएगा 12 9 21, और फिर घात और बढ़ेंगे 21, मतलब वो सब पहुँचेगा 24 तक। जैसे इसमें भी 2 स्थान लेंगे, इधर भी लेंगे, 9 दूना 18 का आ जाएगा, भाग देंगे गुणा करेंगे तो आएगा R0 का मान ये 2.5 गुणे 10 की घात -14 मीटर की कोटि का नाभिक होता है। कैलकुलेशन करके देख लेना। तो नाभिक के आकार का जो आकलन है, एस्टिमेशन ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस जो देख रहे हैं, ये R0 = 2.5 × 10⁻⁻, ये 14 मीटर की कोटि का नाभिक होता है। तो अब ध्यान देंगे, साइज जो नाभिक का देख लिए, नाभिक का आकार, ये नाभिक के साइज का आकार, नाभिक का जो साइज है समझे। देखो ये नाभिक के आकार का तो हम आकलन किए। इसके बाद कुछ और वैज्ञानिक आएंगे, जैसे नील्स बोहर का परमाणु मॉडल है। अभी तो हम 2 वैज्ञानिकों का परमाणु मॉडल बताए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सन 1897 ईस्वी में जे टॉमसन का, और 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ध्यान देना, नाभिक की खोज ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार ही बताया जाता है, और इसी वैज्ञानिक ने खोज किया था प्रोटॉन की भी। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ये रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर। ये नाभिक का जो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण, पॉजिटिव का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन के कारण ही चार्ज होता है पॉजिटिव। इसके बाद रदरफोर्ड नील्स बोहर का भी परमाणु मॉडल आता है। उन वैज्ञानिकों के अनुसार, नील्स बोहर के अनुसार, परमाणु का भीतर से अधिकांश भाग खोखला होता है। इस बात को तो बता चुका था वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने, लेकिन नील्स बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन सभी ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिनमें उनका कोणीय संवेग, एंगुलर जो मोमेंटम होता है वह mvr का पूर्ण गुणज हो। तो mvr = h/2π का पूर्ण गुणज हो, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन सभी ऊर्जा वाली कक्षा में चक्कर नहीं लगाते, बल्कि एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिनमें उनका कोणीय संवेग mvr h/2π का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात mvr = nh/2π, जहाँ n क्वांटम संख्या 1 2 3 4। उसके बाद वैज्ञानिक नील्स बोहर ने दूसरी परिकल्पना में बताए थे कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिल जाती है तो अपनी ऊर्जा स्तर को छोड़ देता है, छोड़कर किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में चला जाता है, और वहां जाकर 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरता है। फिर उसके बाद अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौटता है। लौटते समय उसी ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जन करता है, जिसका कि वह अवशोषण किया है। तो इस तरह से नील्स बोहर का परमाणु मॉडल है। अब हम आने वाले कल में बताएंगे तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट ऑर्बिट है, पहली कक्षा है, तो उसमें त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की पहली जो कक्षा है उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसमें उसका वेग क्या होगा, उसमें उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी। उसके बाद देखो इस लेसन में तो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति भी है। तो स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले देखेंगे परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन का पहली कक्षा में वेग, दूसरी कक्षा में वेग, त्रिज्या देखेंगे, ऊर्जा देखेंगे, सब बताएंगे। अब कल बताया जाएगा। इसको समझे हो?